ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट। छोटा सा चैप्टर है और इसके मार्क्स भी 2-3 आएंगे। मल्टीपल चॉइस में या फिर 2 मार्क्स में इसके क्वेश्चन आएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं जब कभी भी वो टॉपिक आता है वहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके अंदर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है जैसे कि बायोमैग्निफिकेशन है या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं और ओजोन लेयर के क्वेश्चंस हैं और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। इससे पहले भी मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, सारा मैथमेटिक्स हो चुका है और फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी का ये आखिरी टॉपिक समझिए, ये वैसे तो ईवीएस का टॉपिक है लेकिन बायोलॉजी का टॉपिक समझिए आप। और जल्द ही मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप जाके जितने भी मैथमेटिक्स के ये हैं पूरे वीडियोस देखिए और लाइक कीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स में दिया हुआ हूँ चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे अवर एनवायरनमेंट। तो देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट जो इकोसिस्टम और फूड चेन है इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ठीक, फर्स्ट है इकोसिस्टम और फूड चेन। इसके अंदर फूड चेन में फूड वेब भी आता है और ट्रॉपिक लेवल्स भी आते हैं। देखेंगे स्टार्टिंग में व्हाट इज इकोसिस्टम। एवरीथिंग सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, जो कोई भी हमारे आजू बाजू की चीजें हैं उसमें लिविंग चीजें भी आती है और नॉन लिविंग चीजें भी आती है। लिविंग चीजें कौन सी आती है? लिविंग चीज है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और इसके अलावा एनिमल्स हो गया, अब इसमें बर्ड्स भी आ गए और प्लांट्स हो गया। ठीक, ये सारी चीजें क्या हो गए? लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे कि एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, इसके अंदर बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, जितनी भी लिविंग चीजें हैं सारे के सारे ये, प्लस नॉन लिविंग चीजें। नॉन लिविंग चीजों में कौन से आते हैं? नॉन लिविंग में एयर, वाटर, टेम्परेचर और सॉइल हो गया इसमें, और प्रेशर हो गया, मिनरल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। खैर ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मालूम होना कि क्या क्या लिविंग है और क्या क्या नॉन लिविंग है। इन सभी को अगर मिलाएंगे ना तो क्या बनता मालूम है? इकोसिस्टम बनता। क्या बनता? इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम क्वेश्चन आया या व्हाट कॉम्प्राइजेस एन इकोसिस्टम आया तो आप क्या लिखना? द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। इसमें बायोटिक नाम से ही मालूम हो जाता है, जिसमें बायो आ गया समझना के वो लाइफ वाला है, लिविंग हो गया, और जो नॉन बायोटिक है वो समझना के नॉन लिविंग वाला कंपोनेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। इन दोनों के बीच में का इंटरेक्शन यानी कि इनसे लेना देना, वाटर भी इसके अंदर आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, एनिमल्स भी आ गए, ये सारे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने को ही हम क्या बोलेंगे? इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक, जब ये आपस में इंटरेक्शन में आते हैं तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? दे टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। कितने टाइप का इकोसिस्टम है? देयर आर 2 टाइप्स। कितने टाइप का है? 2 टाइप्स का इकोसिस्टम है। एक है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल में मैन मेड आ गया, नेचुरल में जो नेचुरल कुदरती तौर पे एग्जिस्ट करता है उसी को हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे। द इकोसिस्टम व्हिच एग्जिस्ट्स इन नेचर ऑन इट्स ओन, एग्जांपल फॉरेस्ट, ओशियन, लेक। जो अपनी खुदी से नेचर में एग्जिस्ट कर रहा उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे। उसका एग्जांपल क्या क्या है? फॉरेस्ट है और यहाँ पे लेक है और ओशियंस, रिवर्स वगैरह है, सारे के सारे इकोसिस्टम है। ठीक, इकोसिस्टम का मेनली मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स के जब कभी भी कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी जगह पर रहता और वो इकोसिस्टम को उन्हें एस्केप करके नहीं जाता, जैसे कि एक डियर रहता। डियर क्या है मालूम है? पूरा का पूरा लाइफ अपना फॉरेस्ट में ही गुजार देता। उन्हें वहाँ से एयर, वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर और सॉइल, इसके अंदर माउंटेन्स वगैरह सारों से इंटरेक्ट करता और उसी एरिया के अंदर रहता और वहीं पे उन्हें मर जाता। ये है इकोसिस्टम। ठीक, नेक्स्ट एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये मैन मेड है। मैन मेड इकोसिस्टम्स कौन से हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मैन मेड को ही हम क्या बोल रहे हैं? मैन मेड जो ह्यूमन अपने हाथ से बनाता उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलेंगे। एग्जाम्पल है क्रॉप फील्ड, खेत जिसके अंदर कोई क्रॉप हो, चने का हो गया या किसी भी ज्वार वगैरह का खेत हो गया, ये सारे के सारे इसमें आते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम, घर में हम एक्वेरियम रखते हैं
उसके अंदर जो फिश रहती है वो लाइफ टाइम उसी एक्वेरियम के अंदर रहती है, वहीं से वाटर, वहीं से खाना, और छोटा मोटा अगर प्लांट्स वगैरह रहा तो वहीं से लेती है और वहीं पे ये करती है। वो एक छोटा सा इकोसिस्टम हो गया। नेक्स्ट गार्डन वगैरह, घर में अगर हमारा गार्डन हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट का गार्डन है या प्राइवेट गार्डन है तो वो गार्डन भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का हिस्सा है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट किसका किसका है देखो, फ्लो चार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम का। इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट। इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स एक आ रहे हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स आ रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन सा है, एयर वाटर। एबायोटिक में एयर वाटर लैंड है, बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तो अब एनिमल्स कितने टाइप्स के हैं देखो, एनिमल्स प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक, जनरली प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन आल्गे भी होते हैं, ठीक, बीजीए बोलते हैं उसको। सम बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। और कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर मेनली एनिमल्स एंड फंगस रहते हैं, एनिमल्स एंड फंगस रहते हैं। और डीकम्पोजर्स कौन सा रहते हैं, डीकम्पोजर्स वो एनिमल्स रहते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, ठीक, दे कंज्यूम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक, मेनली इसके अंदर वल्चर्स वगैरह और फंगस वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो ये हैं कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स कितने टाइप के हैं, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है और पैरासाइट्स है। अब इसमें हर्बीवोरस कौन से है, वो एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं या एक्सक्लूसिवली ये इनका प्लांट्स, इनका फूड रहता, जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं एज अ फूड, प्लांट ईटिंग को बोलते हैं हर्बीवोरस। और कार्निवोरस है जो फ्लैश ईटिंग है, दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और ये बोथ ओमनीवोरस क्या है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं। और नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है मालूम है, दे लिव ऑन द दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो रहते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। एग्जाम्पल टिक, स्लाइस वगैरह है आपके सिलेबस में, ऑलरेडी बायोलॉजी में गुजर चुका है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर गुजर चुका। नेक्स्ट देखो प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स एंड आल्गे। कुछ आल्गे रहते हैं वो प्रोड्यूसर्स के अंदर, जैसे कि मैं बोला ब्लू ग्रीन आल्गे है, वो भी फूड प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा मेनली तो इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स है, ठीक, ग्रीन प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है। They contain chlorophyll pigment which helps them to carry out the process of photosynthesis in the presence of light. स्टूडेंट्स जितने भी प्लांट्स है ना उसके अंदर सिर्फ ग्रीन कलर के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट आता क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से उन्होंने फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। और उनको और एक चीज चाहिए, दैट इज प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के बगैर वो नहीं कर सकते। उसके अलावा भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, बट स्टिल ये दो चीजें तो मेनली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर हर एक प्लांट के लिए अवेलेबल हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हर एक प्लांट के लिए अवेलेबल हो सकता है। सिर्फ यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट दिस दे आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स, क्योंकि ये कन्वर्टर्स हैं और ट्रांसड्यूसर्स हैं। कन्वर्टर मतलब है कन्वर्ट कर देंगे, और ट्रांसड्यूसर मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक ये पहुंचा देंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। किसको, प्रोड्यूसर्स को, यानी कि मेनली यहाँ पे बात चल रही है प्लांट्स की। नेक्स्ट देखेंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स माने कि जैसे कि कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, हम भी कंज्यूमर्स हैं। उसी तरीके से एनिमल्स जो यूजुअली या तो प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, वैसे प्लांट्स पे ही या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है। देखेंगे क्या है, कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे, यानी कि ये ऊपर वाले जो प्रोड्यूसर्स है ना उसके ऊपर इन्हों डिपेंड रहते हैं, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं या इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड रहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक मीट खा रहा या चिकन खा रहा, तो जो है इसमें ना वो चिकन जब उन्हें खा रहा तो इसका मतलब वो चिकन आगे से क्या खाएगा, जैसे कि कोई हेन खा रहा तो हेन आगे से क्या खाएगी, आगे से वो प्लांट का प्रोडक्ट ही खाएगी। इसका मतलब हम क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड। बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स फॉर देयर सस्टेनेंस, उनके जिंदा रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए वो या तो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली, एनिमल्स पे। तो एनिमल्स भी अल्टीमेटली प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंडेंट है, दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स, ठीक। दे आर आल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स। उनका और एक नाम क्या है, हेटेरोट्रोफ्स। जैसे कि इनका और एक नाम क्या है, इनका और एक नाम है ऑटोट्रोफ्स। जैसे कि हम पढ़ लिए टाइप्स ऑफ, इसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस में ऑटोट्रोफ्स रहता है। नेक्स्ट हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड
पैरासाइट्स आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। ऊपर देखें हम हर्बीवोरस किसको बोलते हैं, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, और पैरासाइट्स किसको बोलते हैं, हर्बीवोरस हर्ब्स ईटिंग यानी कि प्लांट ईटिंग, कार्निवोरस फ्लेश ईटिंग, ओमनिवोरस बोथ ईटिंग, पैरासाइट्स लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म है। ये सारे वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, नेचर में डेड और डीकेइंग मैटर को साफ करते हैं। अगर ये डीके ना करें तो हमारे पूरे एरिया में या नेचर में बहुत गंदगी फैल जाती है। These are those microorganisms that obtain energy from the chemical breakdown of dead organisms or plants or animals or plant waste। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एनर्जी हासिल करते हैं किससे, उस केमिकल से। किस केमिकल से, जो डेड और डीकेइंग मैटर के ब्रेकडाउन के बाद आता। ब्रेकडाउन यानी कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का टूट जाना उसको ब्रेकडाउन कहलाता। ठीक, जैसे कि एक वाटर है, वाटर को मैं क्या करा, हाइड्रोजन अलग कर दिया और ऑक्सीजन अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर हो गया। उसी तरीके से जितने भी नेचर में कोई एनिमल्स हैं तो उनका जो बिल्डअप रहता वो कॉम्प्लेक्स रहता, वो बिल्डअप के कॉम्प्लेक्स बिल्डअप को तोड़ देना क्या रहता, सिंपल में उसको ब्रेक डाउन करना रहता। तो जैसे कि कोई भी एक एनिमल मर गया, लेट अस से एक फॉक्स मर गया, फॉक्स का बॉडी क्या है, कंपाउंड सब्सटेंस है, उसको कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं। कौन ब्रेक डाउन करते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं। उनके बॉडी से जो केमिकल निकलता ना, वो केमिकल एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं। Next, decomposers break down the complex organic substances into simple inorganic substances that go into the soil are used up again by the plants. Friends, यहाँ पे एक दो टर्म्स हैं, एक है inorganic और दूसरा है ऑर्गेनिक। ये दो टर्म्स हैं। जो प्लांट्स, जो एनिमल मर जाता है या प्लांट मर जाता ना, वो ऑर्गेनिक रहता क्योंकि वो लाइफ से बना हुआ है। तो ये जो बैक्टीरिया इनके डेड बॉडी के ऊपर एक्ट करता नहीं, तो इसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इन्हें कन्वर्ट कर देता इनऑर्गेनिक में। अब वो इनऑर्गेनिक कहाँ जाता, वो इनऑर्गेनिक या तो सॉइल के अंदर चले जाता या एटमॉस्फेयर में चला जाता। ठीक, दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज और डेड वेस्ट इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो बाद में फिर से यूज में आ जाए। ठीक, दे आर यूज्ड अप अगेन बाय द प्लांट्स उसको बाद में यूज कर सकते। नेक्स्ट, दे हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। रिप्लेनिशमेंट किसको बोल रहे हैं, जैसे कि कोई भी एक नेचुरल रिसोर्सेस, लेट अस से एक पानी का कुआं है, वो पानी का कुआं खत्म हो गया, उसके अंदर पानी, अब फिर से उसके अंदर पानी आ गया, तो उसको बोलेंगे रिप्लेनिशमेंट। तो उसी तरीके से नेचर में लेट अस से कार्बन की कमी हो गई, ठीक, ये कार्बन की कमी पूरा हो गया, तो इसका मतलब कार्बन रिप्लेनिश हो गया। तो ये जब ब्रेकडाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में, तो ये जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उनको रिप्लेनिश कर देते हैं, यानी कि नेचर में वापस से भेज देते हैं ताकि वहां से फिर से यूज किया जा सके। ठीक, ये है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है फूड चेन। स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है। ये फूड चेन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉपिक लेवल्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू व्हिच फूड एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप फूड चेन बोले तो ये एक लाइन याद रखना, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसके थ्रू क्या फ्लो होता, एनर्जी फ्लो होता, फूड एनर्जी फ्लोज, थ्रू विच फूड एनर्जी फ्लोज, किसमें, इकोसिस्टम। ठीक, आपको खाली एक लाइन याद रखना है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच फूड एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम, जिसके थ्रू फूड एनर्जी फ्लो होती है, इसमें इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, इट इज अ सक्सेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ईट ईच अदर। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक आने वाले, जो एक दूसरे को खाते हैं एज अ फूड, एंड मे इन टर्न बी ईटन देमसेल्व्स, जो वापस खुद भी किसी की खुराक बन जा सकते हैं, वापस खुद भी किसी का फूड बन जा सकते हैं, विच इन टर्न दे देमसेल्व्स मे गेट ईटन, वो खुद भी किसी के द्वारा खाए जा सकते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल, फर्स्ट ग्रास है, ग्रास को कौन खाता, ग्रास हॉपर खाता, जो कीड़ा है। फिर उसको ग्रास हॉपर को आगे से कौन खाता, फ्रॉग है, फ्रॉग को कौन खाता, स्नेक है, स्नेक को कौन खाता, ईगल। तो अब ये कार्निवोर है या टॉप कार्निवोर है, क्योंकि ईगल को आगे से कोई भी नहीं खाता। ठीक, इसको बोलेंगे टॉप कार्निवोर। उसी तरीके से किसी चेन में अगर टाइगर आ गया तो टाइगर क्या है, सबसे टॉप लेवल में आता। ठीक, यहाँ पे देखो, ये क्या है, ग्रास है, ग्रास हॉपर ग्रास को खाता। अब ये फ्रॉग किसको खाता, ग्रास हॉपर को खाता। अब ये फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता। स्नेक को कौन खाता है, ये ईगल खाता। ठीक, तो इसमें से ये कार्निवोर है, ये भी कार्निवोर है और ये भी कार्निवोर है, सारे के सारे कार्निवोर है। इन्हें क्या है, इन्हें हर्बीवोर है। तो इन्हें क्या हो गया, इन्हें हो गया प्रोड्यूसर, और बाकी के सब क्या हो गए,
ये पूरे के पूरे हो गए कंज्यूमर। ठीक, अब इसके बाद क्या होता, जब ये मर जाएंगे ना, ये ईगल मर जाएगा, ईगल मर गया तो इसके बॉडी को कौन ये करते हैं, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं इसके बॉडी को पूरा डिकम्पोज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है यानी कि जंगल का, और एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है यानी कि कोई भी एक वाटर बॉडी का इकोसिस्टम है। प्लांट का फॉरेस्ट का इकोसिस्टम में क्या है, देखो ग्रास है, डियर है, टाइगर है। मतलब ग्रास को कौन खाता है, डियर खाता है, डियर को कौन खाता है, टाइगर खाता है। ठीक, इसके अंदर कितने लेवल्स हैं, ओनली 3 लेवल्स है। इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे पिरामिड के थ्रू, नीचे आता है इसके प्रोड्यूसर्स, और यहाँ पे कंज्यूमर्स, और यहाँ पे भी कंज्यूमर्स होता है। ठीक, तो देखो नेक्स्ट है पॉन्ड का इकोसिस्टम। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, लार्वा है, स्मॉल फिश है, लार्ज फिश है। ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है। ये फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स ये एक ही प्लैंक्टन फैमिली के हैं। ये जो है सो है ना, ये जू प्लैंक्टन एनिमल्स हैं और ये प्लांट कैटेगरी के टाइप के हैं। फिर उसके बाद लार्वा मालूम है हमारे फ्रॉग का या फिश का लार्वा हो सकता है, जब वो ये रहते ना एग के बाद जो है ना लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, फिर बाद में वो फिश होता है। फिर उसके बाद स्मॉल फिश और फिर लार्ज फिश। ये स्मॉल फिश क्या करती है, लार्वा को खाती है। लार्वा जो है सो ना यही फिश का स्मॉल एग से बाद में निकलने वाला रहता। फिर उसके बाद ये स्मॉल फिश को कौन खाता है, लार्ज फिश खाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे ट्रॉपिक लेवल्स। अगेन ट्रॉपिक लेवल्स भी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ट्रॉपिक लेवल्स आर द वेरियस स्टेप्स और लेवल्स इन द फूड चेन। यहाँ पे क्या है, एक ही आपको लाइन याद रखना है। कौन सी लाइन, वेरियस स्टेप्स और लेवल्स इन द फूड चेन। फूड चेन में अलग अलग स्टेप्स या फिर लेवल्स। वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड, जहां पे फूड का ट्रांसफर या एनर्जी टेक प्लेस होती है। तो व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, खाली आपको एक याद रखना है, वेरियस स्टेप्स और लेवल्स इन द फूड चेन। फूड चेन में अलग अलग स्टेप्स या लेवल, जैसे कि ये फर्स्ट लेवल हो गया, और ये सेकंड लेवल हो गया, और ये थर्ड लेवल हो गया। ठीक, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल हो गया। उसी तरीके से वेरियस स्टेप्स या फिर लेवल्स जो कि फूड चेन के अंदर है, जहां पे वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस, या तो फूड ट्रांसफर होगा या एनर्जी ऑब्वियसली। ठीक, नेक्स्ट प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सबसे नीचे कौन रहता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स रहते हैं। उसके बाद हर्बीवोरस, यहाँ पे कंज्यूमर जो है सुना हर्बीवोरस होते हैं मोस्टली, क्योंकि जब प्लांट प्रोड्यूस करेंगे तो हर्बीवोरस ही उनको खाएंगे। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन है, हर्बीवोरस है। फिर उसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कार्निवोरस या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इनको कंज्यूमर्स बोल रहे हैं, इनको भी कंज्यूमर्स बोल रहे हैं। इनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स और इनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक, नेक्स्ट आर द थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड लार्ज कार्निवोरस और टर्शरी कंज्यूमर्स आर द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। सबसे बड़े जो टॉप वाले हैं ना उनको क्या बोलेंगे, लार्ज कार्निवोरस या फिर टॉप कार्निवोरस बोलते हैं, या फिर टर्शरी कंज्यूमर। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये थर्ड लेवल का ये कंज्यूमर्स ही हैं सारे के सारे। उनमें टॉप कार्निवोरस आते हैं। टॉप कार्निवोरस में कौन कौन आते हैं, टॉप कार्निवोरस में आते हैं ईगल वगैरह। आप जैसे कि हम देखिए टाइगर वगैरह आ गया या ईगल वगैरह आ गया, जिनको आगे से कोई नहीं खा सकते, उन होंगे टॉप कार्निवोरस। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे फूड वेब। ये भी इंपॉर्टेंट है फूड वेब। फूड वेब के क्वेश्चंस यूजुअली नहीं आते आपको, या तो ट्रॉपिक लेवल्स के क्वेश्चंस आते हैं या फूड चेन के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो अब ऐसा नहीं है कि नहीं आते, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स व्हिच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। तो ये फूड चेन ही है लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि एक फूड चेन ये है 1 2 3 4 5, दूसरा फूड चेन ये है 6 7 8 9 10, तीसरा फूड चेन है 11 12 13 14 15, लेकिन ये आपस में भी कनेक्टेड है, ऐसा भी कनेक्टेड है। वैसे तो ऐसा कनेक्टेड होना चाहिए एक लाइन में, लेकिन ये आपस में भी ऐसा कनेक्टेड है। तो अब ये क्या बन जा रहा, ये बन जा रहा फूड वेब ऐसा। ठीक, जैसे कि एक चेन है 1 2 3 4 5 एनिमल्स है चेन में, क्या है 1 2 का फूड है, 2 3 का फूड है, 3 4 का फूड है, 4 5 का फूड है, लेकिन ये आपस में भी अलग अलग जो चेन्स है ना ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड है। ठीक, एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। सिंस एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन, इन फूड वेब इट ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। तो एक फूड चेन में एक ही लेवल पे उन्हें आ सकता फूड चेन में, लेकिन फूड वेब में अलग अलग लेवल पे आ सकता हूं। ठीक, एक एनिमल
फूड चेन में तो एक ही जगह पे आता, लेकिन फूड वेब में अलग अलग जगह आ सकता हूँ। इट रिप्रेजेंट्स द फीडिंग रिलेशनशिप विद इन द कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में, जैसे कि पूरा का पूरा एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में आपस का इनका फीडिंग रिलेशनशिप, उसको डिफाइन करने को हम क्या डिफाइन करते हैं, क्या बोलते हैं, फूड वेब है। ठीक, फूड वेब का डेफिनेशन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन। आपको इतना याद रखना है, द नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन विच आर इंटरकनेक्टेड, जो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इंटर मतलब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स इसको देखो, यहाँ पे ये है स्नेक है, समझो, ठीक, ये स्नेक है, और ये कोई बर्ड है, और यहाँ पे एक ग्रास हॉपर है, और नीचे ग्रास है। इधर है रैबिट, इधर फॉक्स है, इधर आउल है, और इधर फ्रॉग है, और इधर ग्रास हॉपर, यहाँ पे एक माउस है। इसका मतलब अब ये जो ग्रास है ना, ग्रास को कौन कौन खाएंगे, माउस भी खाएंगा, और ग्रास हॉपर भी खाएंगा, और ये रैबिट भी खाएंगा। लेकिन ये रैबिट को फॉक्स भी खाएंगा, और ये ईगल भी खाएंगा, ठीक, हॉक भी खाएंगा। फिर उसी तरीके से ये माउस को आउल भी खाएंगा, ये माउस को हॉक भी खाएंगा, और ये माउस को इधर फॉक्स भी खाएंगा। इसके अब मल्टीपल क्या हो गया मालूम है, इसके प्रेडेटर्स हो गए इसके। उसी तरीके से ये जो ग्रास हॉपर है, उसको बर्ड भी खाएंगा और फ्रॉग भी खाएंगा। अब ये ग्रास हॉपर जो है सो ना, इस वाली चेन में भी आ गया, इस वाली चेन में भी आ गया, ठीक। उसी तरीके से ये आउल इसको फ्रॉग को भी खाएंगा, और ये फ्रॉग को स्नेक भी खाएंगा। तो इसी तरीके से ये क्या बन गया, एक फूड वेब बन गया, ठीक। ये मल्टीपल क्या है, वैसे तो ये फूड चेन ही है, लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपस में इंटरकनेक्टेड होने की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, फूड वेब बोल रहे हैं, ठीक। जैसे कि अब मैं एग्जांपल बताया ग्रास हॉपर का, ग्रास हॉपर यहाँ पे एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता फूड चेन में, लेकिन फूड वेब में मल्टीपल पोजीशंस ऑक्यूपाई कर सकता है, और वेरियस टॉपिक लेवल पे ऑक्यूपाई कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे एनर्जी फ्लो। यहाँ से स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है एनर्जी फ्लो के ऊपर, क्या है, देखो एनर्जी जो है सो ना यूनिडायरेक्शनल रहती है एक चीज, और ओनली 10% एनर्जी फ्लो होती है अगले इसमें, यानी कि 90% जो है ना यूज हो जाती है उसके ग्रोथ में, उसके रिप्रोडक्शन में, उसके डेली यूज में यूज हो जाती है, वही है एनर्जी फ्लो। देखो यहाँ पे द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट स्टेप्स इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, इट फ्लोस इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर ये हमारा पिरामिड है, यहाँ पे टॉप कार्निवोरस है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, तो एनर्जी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, वापस नहीं आएगी। इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट, दिस मींस दैट द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रोफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक, एंड द एनर्जी व्हिच पासेस टू द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रोफ्स। इधर देखो, यहाँ पे हम समझेंगे कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, उस प्लांट्स को कुछ डियर खा ले रहे हैं, ये डियर। तो अब ये प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, इनको एनर्जी दे रहे हैं। अब ये एनर्जी वापस नहीं आ सकती, हर्बीवोरस वापस ऑटोट्रोफ्स को एनर्जी नहीं दे सकते, एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है और वो वापस नहीं आ सकती, डज नॉट रिवर्ट बैक, एंड द एनर्जी व्हिच पासेस टू द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रोफ्स। अब ये प्रोड्यूसर्स क्या है, ये ऑटोट्रोफ्स हैं, तो जो एनर्जी इन हर्बीवोरस को दिए हुए हैं वो वापस आ सकती क्या, नहीं आ सकती, वापस नहीं आ सकती, डज नॉट रिवर्ट बैक, रिवर्ट यानी कि वापस आना, पहले वही थी एनर्जी, फिर वापस आने को रिवर्ट बोलेंगे। Next, at every step in a food chain, the energy received by the organism is also used for its own metabolism and maintenance. उसके बॉडी के जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। जितनी भी एनर्जी उन्हें ले रहा, कंज्यूम कर रहा, वो एनर्जी उन्होंने जो है सो है ना अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर रहा, और मेंटेनेंस में इस्तेमाल कर रहा। बॉडी का मेंटेनेंस, ग्रोथ करना है या रिपेयर करना है, उसको बोलेंगे मेंटेनेंस, ठीक। द लेफ्ट ओवर इज पास टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। जो बच गया, अब जो बच गया वो पास हो रहा अगले ट्रॉपिक लेवल को, यानी कि ये ट्रॉपिक लेवल में कुछ एनर्जी आई, लेट्स से 5000 जूल्स एनर्जी आई, तो इन्हें क्या कर रहा, 90% यूज करके इसको खाली 10% दे रहा। 10% किसका, ये 50,000 का, 5000 जूल्स, ठीक। ये 10% है, इन्हें अगले ट्रॉपिक लेवल को दे रहा, बच गया जो एनर्जी, तो बाकी की कहां चले गए, 90% उन्हें खुद यूज कर लिया, किसके लिए, उन्हें मेंटेनेंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डेली वर्क के लिए यूज कर लिया। नेक्स्ट, थस द एनर्जी फ्लो डिक्रीजेस विद सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। तो एनर्जी जैसा ऊपर जाती रहती है वो कम 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 होती रहती है, ये डिक्रीज ही होंगी, एनर्जी कभी भी इंक्रीज नहीं होगी किसी भी ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ स्टेप्स इज लिमिटेड टू 4 और 5 इन ए फूड चेन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ऐसे जो लेवल्स है ना 1 2 3 4 5, ये मैक्सिमम 5 में तो 4 ही रहता है फूड चेन में। क्यों,
क्योंकि एनर्जी बचती ही नहीं आगे इसमें ट्रांसफर करने के लिए। यानी कि यहाँ पे अगर कुछ एनर्जी आ गई ना, यहाँ एनर्जी इतनी कम बचती है ट्रांसफर करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए एक फूड चेन में कितने रहते हैं, 4 या 5 स्टेप ही रहते हैं फूड चेन। ठीक, नेक्स्ट, बिकॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल इन द लास्ट ट्रॉपिक लेवल, आखिरी ट्रॉपिक लेवल में बहुत कम एनर्जी बाकी रहती, इसीलिए आगे लेवल ही नहीं रहते, 4 या 5 ही लेवल रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आता कि व्हाई देयर आर ओनली 4 to 5 स्टेप्स इन अ ट्रॉपिक लेवल, बिकॉज द एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। यह भी लिख सकते हैं आप, यानी तो द वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल इन द लास्ट ट्रॉपिक लेवल। आखिरी ट्रॉपिक लेवल में बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बची हुई रहती है, इसलिए उन्होंने आगे लेवल बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 500 जूल्स या 50 जूल्स एनर्जी बच गया, अब इनको खुद यूज कर लेंगे 90%, तो कितना बचेगा, 5 जूल बचेगा, तो क्या उन्होंने ट्रांसफर कर सकेंगे, तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखेंगे, इसको बोलेंगे 10% लॉ, इसको बोलेंगे 10% लॉ। 10% लॉ मतलब खाली 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। इट स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ द फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू दी नेक्स्ट लेवल। एक लेवल से दूसरे लेवल तक खाली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, इसको बोलते हैं 10% लॉ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आता कि आपको 1 लाख जूल्स प्रोड्यूसर्स दे रहे, तो थर्ड लेवल में कितना बचता, थर्ड लेवल में, तो इसका मतलब इसका 10% अगला गया, इसका 10% कितना होता है, 1 0 कम कर दो, इतने जूल्स हो गया। ये हो गया प्रोड्यूसर्स, अगर इन्हों ये कर रहे हैं ना, और ये फर्स्ट लेवल है, यानी कि इनको अगर फर्स्ट बोले, इन्हों सेकंड बोले, तो थर्ड लेवल में कितना आता, 1000। उसके अगले लेवल में क्या आता, 100। उसके अगले लेवल में क्या आता, 10। तो आपको लेवल्स कितने हैं ये जानना है, और उन्हें बोला प्रोड्यूसर्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितने कौन से लेवल में, आपको पूछा कि कितना जाता बोले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियसली कि इतना ही हमको पूछा जाता कि 1 लाख जूल्स है या फिर 10 लाख जूल्स है, तो इसके थर्ड लेवल में कितना एनर्जी बाकी रहता बोल के आपको ये करना है। आप अगर इसको 10% लॉ से भी ये करेंगे ना, तो 10% ऑफ 1 लाख करना पड़ता। 10% मतलब 10/100 करना, और इसको इससे मल्टीप्लाई देना। अल्टीमेटली 0 0 कट हो गया, 0 0 कट हो गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये 0 वापस आ गया, तो एक ही 0 कम होता। तो इधर से भी देखो, यहाँ पे 5 zeros हैं, तो यहाँ 4 आया, 4 से फिर 3 आया, 2 आया, 1 आया, तो एक 0 ही कम होता हर ट्रॉपिक लेवल में। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। सो द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस बाय द प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल। तो बाकी की 90% क्या करते हैं, उन अपने लाइफ प्रोसेसेस में, जैसे कि मेंटेनेंस फंक्शंस में हम देखें सर्कुलेशन है और न्यूट्रिशन है, मेंटेनेंस फंक्शंस लाइफ प्रोसेस में, वो लाइफ प्रोसेसेस में यूज होते हैं। लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस कौन से हैं, न्यूट्रिशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, और रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, ये सारी चीजों में उन्होंने यूज करना है। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन्स कंटेन 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स। तो फूड चेन के अंदर 3 से 4 ही ट्रॉपिक लेवल रहते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रेजुअली धीरे 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 एनर्जी क्या होती रहती, कम होती रहती, हर स्टेप में कम होती रहती। इसकी वजह से एक ट्रॉपिक लेवल में कितने लेवल्स रहते हैं, 3 या 4 ही लेवल्स रहते हैं फूड चेन के अंदर। ठीक, नेक्स्ट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जनरल हमारे को याद रहना, व्हाट इज बायोलॉजिकल। स्टूडेंट्स देखो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या रहता कि देखो, अगर कोई भी एक एनिमल के अंदर कंटिन्यूअसली कोई केमिकल जाते रहा और वो एनिमल वो केमिकल को अपने बॉडी से बाहर नहीं निकाल सक रहा और उसके अंदर जम जा रहा, उसको बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन। इसका डेफिनेशन क्या है, अक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट वन ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल में कोई केमिकल जाके जमा हो जाना, उसको बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन। ठीक, यहाँ पे देखो, the concentration of harmful chemicals goes on increasing with every next tropic level in a food chain. This is called as biological magnification. तो देखो एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक फूड चेन के एग्जांपल ले लेंगे। यस, एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये है हमारा ग्रास। ठीक, हम ग्रास की जगह पे हम समझ लेंगे कि ये कोई, ये है समझ, कोई ट्री है समझ। ठीक, ट्री है जिससे कुछ लेट अस से ग्राउंड नट्स निकल रहे हैं, ग्राउंड नट्स। अब ये जो ग्राउंड नट्स हैं, ग्राउंड नट्स क्या कर रहे हैं मालूम है, कोई दूसरा एनिमल खा रहा, लेट अस से जैसे कि ये ग्रास है समझेंगे, ये ग्रास को डियर खा रहा समझेंगे, और ये ग्राउंड नट्स अगर कोई भी रहे तो वो ह्यूमंस खा रहा समझेंगे। तो हो रहा क्या मालूम है कि ये जब डियर ये ग्रास को खा रहा और ग्रास के अंदर कुछ केमिकल है,
अब ये केमिकल जाके किसके बॉडी में आ जा रहा है, डियर की बॉडी में आ जा रहा है। ठीक, अब ये डियर को आगे से कौन खा रहे हैं, ये डियर को आगे से खा रहे हैं टाइगर्स, तो वो केमिकल कहाँ जा रहा है, टाइगर्स में आ जा रहा है। इसी तरीके से करते 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 एक ट्रॉपिक लेवल में हार्मफुल केमिकल्स का जमा हो जाना, उसको क्या बोलेंगे हम, बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक ग्रास समझेंगे, खेत है, ग्रास के अंदर फार्मर्स क्या कर रहे हैं मालूम है, वहां पे लाके इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, वो पेस्टिसाइड्स हार्मफुल है। अब वो ग्रास वहीं पर रही, वो ग्रास को कौन खा रहे हैं, लेट अस से कोई गोट या हेन खा रहे हैं समझेंगे, गोट खा रही समझेंगे, तो गोट के बॉडी के अंदर वो केमिकल जमा होते जा रहा। अब ये गोट को जब आगे से ह्यूमंस वगैरह खाएंगे या आगे से कोई दूसरे एनिमल्स खाएंगे तो उनके बॉडी के अंदर चला जाता, तो ये केमिकल जमते जा रहा और जिसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन हो रहा। ठीक, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन ट्रॉपिक लेवल्स, उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायोमैग्निफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स इज फाउंड टू अक्यूमुलेट इन द ह्यूमन बॉडी एज ह्यूमंस ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। किसी भी फूड चेन में ह्यूमन जो है सोना टॉप लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, तो अब क्योंकि निचले लेवल से बहुत सारे केमिकल्स अक्यूमुलेट होते आ रहे हैं, होते आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं मालूम है, हम क्या है, कार्निवोरस भी है हम, वैसे तो ऑमनिवोरस है, हम फ्लैश भी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं, तो इनका जितना भी केमिकल्स हो रहा हमारे बॉडी के अंदर जमा होते जा रहा है, इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायोमैग्निफिकेशन। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में केमिकल किसकी बॉडी में मिलता है, ये ह्यूमंस की बॉडी में मिलता है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द फूड चेन है, कहाँ है, सबसे टॉप लेवल पे बैठे हुए फूड चेन। किसी और एनिमल्स की बॉडी में है तो वो एनिमल्स को हम खा लेते हैं, अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर भी केमिकल्स क्या हो रहा है, ज्यादा होते जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल बताया, ये प्लांट अगर 1000 जोल्स प्रोड्यूस करा तो 1000 जोल क्या हो रहा मालूम है, इन्हें इसको कितना दे रहा, 100 जोल्स दे रहा। अब इन्हें इसको कितना दे रहा, 10 जोल्स दे रहा, और यहाँ पे 10 जोल्स पूरा का पूरा यूज हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक, यहाँ पे लाइट की जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रही, इतनी एनर्जी आ रही, लेकिन इनको खाली 1000 जोल्स ही एनर्जी ट्रांसफर हो रहे करते करते बहुत, तो 90% कहाँ जा रही है, 90 जोल्स इनके लाइफ प्रोसेसेस में, डाइजेशन में, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन में यूज होते जा रही है, किनके, डीएस में। ठीक, इनके अंदर भी सेम लाइफ प्रोसेसेस में इन्हों यूज कर लेते आ रहे हैं 9 जोल्स, और 900 जोल्स इन्हों कहाँ से आ रहे हैं, इनके भी लाइफ प्रोसेसेस में, रिप्रोडक्शन में यूज होते आ रहे हैं। ठीक, वैसे प्लांट्स के पास कहाँ से एनर्जी, प्लांट्स के पास आई सन की वजह से, सन से एनर्जी, सन से इतनी एनर्जी उन्होंने कितना दे दिए, ये 1000 जोल से दी। ठीक, वैसे इन्हों 10% नहीं, इन्हों बहुत सन की एनर्जी तो बहुत हाई रहती है, बहुत कम क्वांटिटी का एनर्जी इन्हों हार्नेस कर सकते हैं, कौन, प्लांट्स। ठीक, अब ये है हर्बीवोरस और ये कार्निवोरस। नेक्स्ट देखेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो इंपॉर्टेंट है ना, इसके अंदर से ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पूछ सकता है, इनको कैसा डंप करना, मेथड्स क्या है ये करने के। यहाँ से देखो, मैनेजिंग द गार्बेज, कचरा कैसा मैनेज करना, गार्बेज। In our daily activities, we generate a lot of material that are thrown away. These materials are classified as, हम डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं, उसको हम थ्रो अवे भी कर देते हैं, तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से हैं, सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। जो भी सब्सटेंसेस नेचुरल एक्शन से, यानी कि जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं, तो वैसे हो गए बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक टोमेटो लेंगे और एक ग्लास का पीस लेंगे और उसको जमीन के अंदर डालेंगे, तो वो कुछ दिन के बाद टोमेटो वहीं से गायब हो जाता और ग्लास का पीस वहीं पर रहता। क्यों, क्योंकि ग्लास का पीस क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जो टोमेटो है वो बायोडिग्रेडेबल है। हमको मालूम कैसा होना कोई बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जो कोई भी चीज लाइफ से बने हुए रहती है, यानी कि प्लांट सोर्स रहना उसका या तो एनिमल सोर्स रहना, ये दो अगर सोर्सेस हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल होता, और ये दो सोर्सेस नहीं है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल। देखो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के क्या क्या हैं, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, घर से जो निकलते हैं, कॉटन, जूट, काउडंग, पेपर वगैरह, घर के अंदर से हमारे पास जो भी निकल रहा है, फ्रूट का पील्स और वेजिटेबल्स के ऊपर के जो भी छिलके होते हैं वो वाले, और कॉटन, अगर जिसके पास अगर कॉटन कपड़े हैं, जूट वगैरह, थैले वगैरह बनाते हैं जूट के, और काउडंग और पेपर, एनिमल्स का वेस्ट, डंग, और पेपर भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, पेपर भी प्लांट ही इसका सोर्स है। नेक्स्ट देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये डिकम्पोज नहीं होते या ब्रेक डाउन नहीं होते, इनको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट देखो, सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल।
इन दिस मैनर की जगह पे आपको जब भी कोई ये आ गया, इन दिस मैनर नहीं लिखना है यहाँ पे, सब्सटेंसेस विच आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, आपको लिखना है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो ब्रेकडाउन नहीं होते बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से उनको क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसका एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन, मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियोएक्टिव वेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स। तो देखो प्लास्टिक मालूम है आपको, घरों से बहुत ज्यादा प्लास्टिक निकलता है, पॉलीथीन भी मालूम है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, ये जो नाइलॉन वगैरह है, रेयन वगैरह है, जो कपड़े हैं ना आजकल नाइलॉन रेयन के, ये भी सिंथेटिक फाइबर्स ही है, और रस्सी वगैरह भी आपकी सिंथेटिक फाइबर की है। रेडियोएक्टिव वेस्ट क्या है, आपको पहले हुआ करता था, ये टॉपिक उसको निकाल दिए। तो देखो जब कभी भी एनर्जी तैयार की जाती है ना, उसका अगर सोर्स कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल है, जैसे कि प्लूटोनियम या यूरेनियम है, तो उसका वेस्ट निकलता, न्यूक्लियर वेस्ट, वो भी हार्मफुल है। फिर पेस्टिसाइड्स क्या हैं, जो कीड़े वगैरह मारने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं फार्मर्स वगैरह। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ये DDT है, यह है डाइक्लोरोइथेन है ये। तो DDT एक है, ये एक पेस्टिसाइड्स है, प्लांट्स को कीड़े वगैरह नहीं लगना बोल के मारते हैं। नेक्स्ट है, these substances may be inert and simply persist in the environment for a long time or may harm the various members of the ecosystem। ये जो members है इनर्ट होते हैं, इनर्ट का मतलब they do not react with any other component। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट नहीं करते, और सिंपली परसिस्ट, वहीं पर रह जाते हैं, परसिस्टेंट है, वहीं पर रह जाते हैं, कहाँ पे, एनवायरमेंट, बहुत लंबे टाइम तक। और अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, दे में हार्म, नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसको, दूसरे मेंबर्स है ना इकोसिस्टम के। कौन है मेंबर्स इकोसिस्टम में, आपके लिविंग भी आ रहा है, नॉन लिविंग भी आ रहा है। तो अगर मैं आपको पूछा कि बताओ लैंड या सॉइल इकोसिस्टम का मेंबर है क्या, यस, लैंड और सॉइल इकोसिस्टम का मेंबर है, क्योंकि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है, किसका, इकोसिस्टम का। नेक्स्ट देखेंगे मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट आ सकता है 2 मार्क्स में, मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन 2 डिफरेंट डस्टबिन्स। आजकल स्टूडेंट्स जो CMC वाले हैं ना, वो एक काम कर रहे हैं, 2 डस्टबिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ग्रीन डस्टबिन और एक ब्लू डस्टबिन प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रीन डस्टबिन में आपको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डालना है, यानी कि बासी खाना, बासी जो भी ये है वेस्ट है, फ्रूट का वेस्ट है या फिर आपके वेजिटेबल का वेस्ट है, तो उसके अंदर डालना है। और जितना भी प्लास्टिक वगैरह है, आपके कार्डबोर्ड वगैरह बॉक्सेस भी उसके अंदर डाल सकते हैं। और जो प्लास्टिक वगैरह है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको ब्लू डस्टबिन में आपको डालना है। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन ए कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल आफ्टर 3 months गार्बेज चेंजेस टू मैन्योर। यूजुअली क्या होता है मालूम है, जो भी हमारे घर का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, आप खेतों में भी देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं उन क्या करते हैं, उनका काउडंग लेके जाके एक जगह पे डालते रहते हैं, काउडंग भी डालते रहते हैं, जो ग्रास वगैरह लेके आके उन एनिमल्स को डालते हैं ना, उसका भी 50 लेके जाके एक प्लेस पे डालते हैं। वो थोड़े दिन के बाद अगर उसके ऊपर मिट्टी का लेयर बना दिया ना, तो वो मेन्योर बन जाता है, यानी कि खाद बन जाता है। किसके लिए, ये खाद लेके जाके उन्होंने खेत में डाला तो जो खेत की फसल है ना बहुत अच्छी होती है। ठीक, तो ये भी घरों का एक कंपोस्ट पिट रहता है, गड़ा खोदना है, अंदर पूरा जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डालना है, एक पतला सॉइल का लेयर डालना है। तो थोड़े दिन के बाद जैसे ही वो निकाल देंगे, उसमें जो है ना एनारोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं और उसको मेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत बेटर रहता, किसके लिए, ये बेटर रहता लैंड के लिए, जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते रहते हैं। क्रॉप्स जहाँ पे भी डालते हैं वो बहुत अच्छे, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं रहती, नेचुरल फर्टिलाइजर के जैसा काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे, तो ऑर्गेनिक वेस्ट बोले तो जो भी हमारा फूड वगैरह रहता वो ऑर्गेनिक रहता, प्लांट या एनिमल सोर्स को कंपोस्ट पिट बोलते हैं, उसको गड्ढे को बोलेंगे, छोटा सा गड्ढा बनाएंगे। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। तो स्टूडेंट गांव के अंदर बड़े बड़े बायोगैस प्लांट्स रहते हैं, आपको पहले सिलेबस में था, बड़े बड़े कंटेनर्स बनाते हैं और यहाँ से पानी मिक्स करके काउडंग डालते हैं अंदर। ठीक, काउडंग पानी मिक्स करके डालते हैं इसके अंदर और इसको पूरा कंप्लीटली बंद कर देते हैं। तो इसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं, तो इससे एक गैस निकलती है, उसको बोलते हैं गोबर गैस। पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, आप निकाल दिए। तो ये गैस उसको यूज भी कर सकते हैं, और ये जो बचा हुआ रहता नहीं, इसको एज मैन्योर भी इस्तेमाल करते हैं खेतों में डालने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, इट इज कन्वेंशनल टेक्निक टू रीयूज द आइटम अगेन, एग्जांपल न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग एनवेलप्स। तो घरों के अंदर जो भी टूटे वगैरह चीजें होते हैं ना, उसको आप फिर से रीयूज में लेके आना है। जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह हो रहा था, उसको एनवेलप बनाने या कोई भी दूसरे काम के अंदर आपको लेके आना है। या कोई भी एक प्लास्टिक का आइटम टूट गया, तो वो प्लास्टिक के आइटम को आप कोई भी रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं।
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकल टू मेक न्यू आइटम्स। हमारा क्या करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करना है, प्लास्टिक वगैरह को रिसाइकल करना है या एल्यूमिनियम कैंस को रिसाइकल करना है। तो ये एक बेटर इसका आइडिया है, अदरवाइज नेचर में बहुत नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट ये समझ लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या है ओजोन? ओजोन जनरली क्या है, उसका फॉर्मूला है O3। ये कैसा बना, ये ऑक्सीजन से ही बना। ऑक्सीजन तो O2 है ना, ये ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता O और O में। अब ये O प्लस ये O2 मिलके क्या बनाते हैं, O3 बना देते हैं। ठीक, ओजोन O3 इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम्स से बना हुआ है। ठीक, ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, हाउएवर एट हायर लेवल्स of the atmosphere ozone performs an essential function. It shields the surface of the earth from the ultraviolet radiation from the sun. तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रहे हैं वो उसको बचा रहा, हमारे को अर्थ तक आने नहीं दे रहा। कौन? ओजोन। ओजोन कैसा है, वैसे ही वो हार्मफुल है, ओजोन डेडली पॉइजन है, लेकिन अर्थ के हायर लेवल्स पे ये क्या कर रहा, प्रोटेक्ट कर रहा। किसको? अर्थ को ही प्रोटेक्ट कर रहा। किससे? यूवी रेडिएशन से। जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आते हैं उससे शील्ड करता। कौन? ओजोन लेयर। Now, this radiation, जो कि UV radiation है, is highly damaging to organisms. For example, it is known to cause skin cancer in human beings. ये बहुत harmful है। अगर ये आ जाए हाई इसका फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशंस है, वो रेडिएशंस UV अल्ट्रावायलेट हाई फ्रीक्वेंसी के, लो फ्रीक्वेंसी के, वो आपको विटामिन डी सिंथेसाइज करने के लिए काम में आते हैं, स्किन वगैरह। इसीलिए आपको बोलते हैं कि सनलाइट के अंदर बैठना बोल के, मॉर्निंग लाइट में, क्योंकि विटामिन डी मिलता है उससे। वो विटामिन डी कौन सिंथेसाइज करते हैं? यूवी करता, लेकिन वो लो फ्रीक्वेंसी के रहते हैं। ये यूवी हार्मफुल रहता है, जो स्किन कैंसर कॉज करता ह्यूमंस में। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना वाला आपको पढ़ लेना है, आपको बाय हार्ट याद रखना इतना वाला। और एनवायरनमेंट में से एक भी आपको मार्क्स नहीं जाना है, आपके टू द पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। सिंपल क्या होता मालूम है, ओजोन हायर लेवल्स पे एटमॉस्फेयर जो है प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो होता क्या मालूम है, ये O2 ब्रेकडाउन हो जाता किसमें? O और O2। किसकी वजह से? ये भी ब्रेकडाउन होता किसकी वजह से? अल्ट्रावायलेट की वजह से। The higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen O2 into free oxygen। तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, ये एटम हो गया, यानी कि इसको फ्री ऑक्सीजन बोलेंगे। तो यूवी क्या कर रहा मालूम है? यूवी क्या कर रहा? यूवी जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दे रहा किसमें? फ्री ऑक्सीजन। ठीक, अब ये फ्री ऑक्सीजन वापस से इसके साथ कंबाइन हो जाता। These atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone। तो ये क्या होता? वापस से ओजोन में बन जाता। कैसा बन जाता? ये O वापस से रिएक्ट करता किससे? O2। पहले क्या हुआ, ये O2 ब्रेकडाउन हो गया किसमें? O प्लस O में है। किसकी वजह से? यूवी की वजह से। अब ये O जो है ना, वापस से यही O2 के साथ रिएक्ट करता और क्या बनाता? O3। ठीक, कंबाइन हो जाता। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली। This decrease has been linked to synthetic chemicals like CFCs, chlorofluorocarbons, which are used as refrigerators and fire extinguishers। तो देखो probably 1990s में कोई ऑब्जर्व करे कि जो हमारा हायर लेवल ऑफ ओजोन लेयर है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा होल हो चुका है। क्यों होल हो चुका है? क्योंकि एक केमिकल है CFCs, ये कूलिंग एजेंट के जैसा काम में होता इसमें, रेफ्रिजरेटर्स में और फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज होता था। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत यूज होने की वजह से ये कुछ एस्केप कर जा रहा और जो नेचर का ओजोन लेयर है ना, उसको नुकसान पहुंचा रहा था। तो अब क्या हुआ मालूम है, गवर्नमेंट पूरा का पूरा बैन कर दी CFCs के यूज के ऊपर भी, और CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाना बोल के गवर्नमेंट यूज कर, एयर कंडीशनर्स में भी यूज होता था, उसमें भी बैन कर दिया। ठीक, तो अमाउंट ऑफ ओजोन क्या हो रहा था मालूम है, कि बहुत गिर जा रहा था शार्पली, ड्रॉप्स बिगन टू ड्रॉप शार्पली। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक CFCs। तो ये क्यों हो रहा था डिक्रीज? क्योंकि कुछ सिंथेटिक केमिकल्स यूज कर रहे थे। सिंथेटिक केमिकल्स मतलब जो लैबोरेटरी प्रिपेयर्ड होते हैं, नेचुरल, जो कि CFCs है, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स। तो रेफ्रिजरेटर्स में यूज हो रहा था और फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो आग बुझाने के काम में आता है। ठीक, इतना ही है स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर काफी छोटा सा था। अभी मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जितना भी मैं पढ़ाया हूँ एग्जाम के लिए, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम लिख रहे हैं साइंस का, उनको चाहिए कि पूरे साइंस के लेक्चर्स देखें। तो इससे बाहर तो उम्मीद नहीं है कि एग्जाम के अंदर आए, हमारी तो पूरी कोशिश है।
और आपकी भी पूरी कोशिश रहेंगी स्टूडेंट्स। इसके बाद केमिस्ट्री भी मैं पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए वहाँ है केमिस्ट्री के भी जाके लेक्चर्स देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।